मैंने कहा पता नहीं था कोई सेटिंग में कोई इशू बना। ठीक हो गया। ले बेटा। जरा माशाल्लाह, वैसे तो आप लोग मेहनती हो, आप सारा रिवाइज करते हो साथ साथ, लेकिन एक कोशिश हम मिलकर भी करते हैं ताकि जो आप लोग मेहनत कर रहे हो जरा उसको चार चांद लग जाए। तो याद करें, कल हमने डिस्कस करना शुरू किया था, यानी कि कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था मेरे बच्चों। और ये जो शुरुआत हुई थी, याद करें हमने डिस्कस किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करनी होंगी, इनके दरमियान जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो कब बनेगा? जब उसमें इन्फोर्सिबिलिटी, जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और ये जो इन्फोर्सिबिलिटी आती है वो एसेंशियल्स पूरे करने से आती है। अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से थे मेरे बच्चे? फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट ना हो। और याद करें मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था फ्री कॉन्सेंट तो जाके हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। और हमने पढ़नी शुरू की थी सबसे पहले कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज, कि कौन से लोग होंगे जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। सर, 3 तरह के लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। कौन कौन? मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय। और याद करें कि फिर ये जो मेजर, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इनको हमने एक एक करके डिस्कस करना शुरू किया था। सबसे पहले हमने मेजर को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में मेजर कौन है, इसकी एक्सेप्शन कौन क्या है। बिल्कुल, अगर किसी माइनर का गार्डियन अपॉइंट हुआ हो तो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी क्या होगी? 21 साल। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि माइनर को उसमें रूल ऑफ प्रॉपर अप्लाई नहीं होता, उसको रेटिफिकेशन अलाउ नहीं होती, इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद, हमने साउंड माइंड को डिस्कस किया था कि साउंड माइंड की निशानी क्या होती है वाला? शाबाश। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो उस वक्त, उससे पहले ना उसके बाद, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे उससे पहले पागल था, चाहे बाद में फिर पागल हो गया हो, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, हमने कहा था उस टाइम पे वो क्या कर सकता हो? कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन और रैशनल डिसीजन ले सकता। तो हमारे नजदीक क्या है? वो साउंड माइंड है। और मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि इसकी अनसाउंड माइंड की एग्जांपल क्या क्या थी? स्पेसिफिक, ल्यूनाटिक और ड्रंकन पर्सन। मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा बंदा है जो कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और ऐसा बंदा जो कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और ऐसा बंदा जो कभी भी नहीं कर सकता? इडियट। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस करना शुरू किया था वो बंदे जो नॉट डिस्क्वालिफाइड, या यानी कि वो जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। 4 तरह के लोग। हाँ बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो माइनर भी नहीं, मेजर भी हैं और साउंड माइंड भी है। और हमने डिस्कस किया था ये कौन कौन से होंगे 4 तरह के लोग। एलियन ही बोल दिया करो, इट्स ओके, वो ज्यादा आसान है। एलियन, सॉवरेन और मैसरस, इंस्टॉलमेंट और कन्विक्टेड पर्सन। ये 4 तरह के लोग हुआ करते थे। अच्छा मुझे बताओ, कन्विक्टेड पर्सन कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? या तो पेरोल पे हो, या वो उसकी सेंटेंस की मुद्दत पूरी होगी। मुझे बताएं, ये जो सॉवरेन्स और एम्बेसडर्स हैं, क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, हाँ, लेकिन पाकिस्तान में इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश होने के लायक नहीं है। तो ये मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर आपको याद हो, सूफी अल्लाह ही बना के रहे। ले बेटा, कल अगर आपको याद हो, हमने कंसिडरेशन को डिस्कस करना शुरू किया था, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे। और हमने डिस्कस किया था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो वैसे तो हमें सादा सा अभी तक तो यही पता था कि कंसिडरेशन क्या होती है, इन रिटर्न जो दोनों को बेनिफिट मिलता है वो कंसिडरेशन होती है। लेकिन जब हमने इसको डिटेल में पढ़ना शुरू किया कंसिडरेशन को, तो हमें पता चला कि अगर आपके कहने पे, अगर आपने ना कहा हो तो फिर मेरे बच्चे कोई भी चीज आपके लिए कंसिडरेशन नहीं बनती। लेकिन अगर आपके कहने पे कोई बंदा आपके लिए कुछ करे, करने से रुक गया हो, या कोई प्रॉमिस करे, या फ्यूचर का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ कर रहा है, करने से रुक रहा है, या वादा कर रहा है फ्यूचर में कुछ करने का, तो हमने डिस्कस किया था ये कंसिडरेशन हो सकती है। और फिर हमने कंसिडरेशन को मजीद इसको वैलिड बनाने के लिए इसके कुछ एसेंशियल डिस्कस करने शुरू किए थे मेरे बच्चे, कि ये, हाँ, ये जो किसी का कुछ करना, करने से रुकना, या कोई फ्यूचर का वादा, ये आपकी डिजायर पे हो रहा। जो चीज आपकी डिजायर पे ना हो वो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होती। और फिर कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है।
तो ऐसी चीजें मेरे बच्चे हमने डिस्कस करनी शुरू की थी, दोबारा देखिएगा ले बेटा। ये एनालिसिस जब हमने शुरू किया था कंसीडरेशन में, सबसे पहले देखा, ये तो सादी सी बात थी कि कंसीडरेशन एक्ट, एब्सटिनेंस या प्रॉमिस हो सकती है, और कंसीडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द, इसको भी कल हमने डिस्कस किया, दोबारा चले मेरा ख्याल है कि सीधा उसी पे आते ले बेटा। यहां से कल हम पढ़ रहे थे इन चीजों को कि कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। याद करो, इसकी हमने इतनी सारी एग्जांपल ली थी कि कोई बंदा अगर आपके कहे बगैर आपके लिए कुछ कर रहा हो तो मेरे बच्चे वो आपके लिए कंसीडरेशन होगी। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि वो बाय कंडक्ट ऑफर कर रहा हो और आप बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस दे रहे हो। फिर कोई, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर वो होटल में बैठे हो, उसने ला के कोई खाना मजीद ला के कोई और चीज ऐड कर दी उसके अंदर, तो आप, अगर आपने नहीं कहा था तो आप उसके लिए पे करने के लिए लायबल नहीं, उसको वापस कर दो। उसको कहो भैया वो ये नहीं कह सकता, नहीं नहीं सर अब तो आपने मंगवा ली थी, अब तो ये वापस नहीं होगी। आप कहेंगे मैंने कब मंगवाई है, ये तो आपने मेरे कहे बगैर लेकर आए हो, तो मैं वापस करने का हक रखता हूँ, आप उसको वापस कर दो। लेकिन ये ना हो कि वो अजाफी चीज ला के रखे और आप उसको मान लो कि कंज्यूम करना शुरू कर दें। तो ये तो मेरे बच्चे उसका रखना ऑफर था और आपका खाना एक्सेप्टेंस है, फिर तो मेरे बच्चे ये कहीं ना कहीं एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हमने डिस्कस किया था जो काम भी, जैसे हमने एग्जांपल ली कि यहाँ पे आप बी लॉ के लिए बैठे हो और हमने पकड़ के आपको सी लॉ भी पढ़ा दी है। हम कहेंगे पहले भी ये पेपर इकट्ठा होता था, फ्यूचर में फिर इकट्ठा होने जा रहा है, ऐसा करते हैं हम इसको इकट्ठे ही पढ़ा देते हैं आपको, और आपको आप फिर कहेंगे भैया पे करो, आप कहेंगे सर हमने हमने कौन सा आपको कहा था हमें सी लॉ पढ़ाओ, है जो काम हमारी ख्वाहिश पे ना हो, अगरचे हमें फायदा मिला हो, लेकिन मेरे बच्चे को कभी भी हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं होता। और जो चीज आपके लिए कंसिडरेशन ना बने, आप उसके लिए कभी भी प्रोमिजर नहीं बनते। आप उसी चीज के लिए प्रोमिजर बनते हो, ऑब्लिगेशन आपका उसी चीज के लिए होगा जो चीज आपकी ख्वाहिश पे हुई और कंसिडरेशन बनी हो। तो मेरे बच्चे फिर हमने डिस्कस किया था कल, अगर आपको याद हो, कि कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर बेनिफिट। इसका मतलब क्या था कि देखो, जिसको बेनिफिट मिल रहा हो उसने भी तो कोई कंसिडरेशन बदले में देनी है, और जिसको बेनिफिट मिला हो, जो उसकी तरफ से कंसिडरेशन मूव होगी वो खुद भी दे सकता है या उसके बिहाफ पे कोई और बंदा भी दे सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, देखो आप लोग यहाँ पे बैठे पढ़ रहे हो, हैं, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी तो है। वो जिम्मेदारी चाहे आप खुद पे कर दो, आप खुद पे कर दो या घर वाले पे कर दे, बात तो एक ही है। कॉलेज को फीस चाहिए, चाहे आपसे मिल जाए चाहे किसी और से। याद करो हमने डिस्कस किया था, दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हैं, खाना तो आप लोगों ने भी खाया है, आपको कोई बेनिफिट मिला है, ऑब्लिगेशन आपका भी है, आपने भी पे करना है वहां पे, लेकिन आप चाहे खुद पे कर दो या आपके बिहाफ पे आपका दोस्त पे कर दे, बात तो एक ही है, होटल वालों को पैसे मिल जाएंगे। तो जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसकी तरफ से कंसिडरेशन उसी की तरफ से मूव करनी चाहिए, या किसी और की तरफ से मूव हो सकती है, किसी और की तरफ से मूव हो सकती है। तो याद करो कल हमने वो खातून की एग्जांपल ली थी जहां पे उसने अपनी खाला को एनुटी देना बंद कर दी थी। तो वहां पे कोर्ट ने ये कहा था कि भाई अगर खाला ने आपको कुछ नहीं दिया तो फिर क्या हुआ, उस तेरी माँ ने तो तुझे इसी बेस पे ये सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे लगवाई थी कि तू अपनी खाला को एनुटी पे करेगी। तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, खाला प्रोमिसी थी, उसका राइट था उसको एनुटी मिलना, तो उसकी तरफ से भी जो उसका ऑब्लिगेशन था मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। उसके बाद मेरे बच्चे, ये तो सादी सी बात है, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट क्या हो सकते हैं मेरे बच्चे, याद करो हमने डिस्कस किया था कि आज कोई बंदा ला के आपको कोई पेमेंट कर रहा है, आपके कोई किसी ने पूछा सर ये किस चीज की पेमेंट है, यार इन्हें इसको मैंने फलाने महीनों पहले, इतने सालों पहले ये फलानी चीज बेची थी, ये उसकी पेमेंट करना। तो भैया अभी आज आपको यानी कि उस बंदे को क्या मिला, उस बंदे को आज कुछ मिला है, आपको तो आज पैसे मिल रहे हैं, आपके लिए तो चाहे चलो मान लो कि ये अभी कुछ मिल रहा है, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं मिला, उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो तो क्या थी, पास्ट। और आपको भी जो मिल रहा है वो कोई आज थोड़ी कुछ किया आपने, वो भी कम किया था पास्ट में। तो कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, जो पहले हो चुका हो, किसी को कोई बेनिफिट मिल चुका हो, और कंसिडरेशन प्रेजेंट भी हो सकती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आप बाहर जाते हो, चिप्स खरीदते हो खाते हो, दुकान पे जाते हो कुछ खरीदते हो खाते हो, हैं, ये कंसिडरेशन फॉरन, यानी कि जहां पे सादा अल्फाज में दोनों की तरफ से वादे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में वादा होता है और वो वादे फॉरन परफॉर्म हो रहे हो, वो कंसिडरेशन क्या होगी, प्रेजेंट। जहां पे वादा पहले परफॉर्म हो चुका हो कुछ की तरफ से और कुछ की तरफ से अब जाके हो रहा हो, पास्ट, और दोनों अभी अपने अपने वादे पूरे कर रहे हो तो प्रेजेंट। जहां पे वादे हुए हो फ्यूचर में जाके परफॉर्म होने के, वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगी। और याद करो हमने डिस्कस किया था, फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट तो आज बन जाना, फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट तो आज बन रहा है, लेकिन परफॉर्म कब होना, फ्यूचर में। तो कॉन्ट्रैक्ट आज बना है, परफॉर्म फ्यूचर में होगा, लेकिन सर आज हमें मिल क्या रहा है वाला वादा। हमने कहा था कि जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें देखो ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, तो प्रॉमिस होती है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन चाहिए थे तो एग्रीमेंट बनेगा। तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था फ्यूचर में जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें कंसिडरेशन तो अभी फौरन आपको मिल ही नहीं रहे। हमने कहा कि फिर क्या हुआ, कंसिडरेशन नहीं मिली, कंसिडरेशन मिलने का वादा तो है, वो वादा ही हमारे लिए क्या बन जाता है, कंसिडरेशन। तो इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद करो कल हमने डिस्कस किया था, कोई बंदा बगैर आपके कहे आपके लिए कुछ कर रहा हो,
चाहे जितना मर्जी बड़ा बेनिफिट मिले आपको, वो भी आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होता। और कोई काम करना किसी की ड्यूटी हो और वो ड्यूटी पूरी कर रहा हो, उसकी ड्यूटी पूरी करने से आपको जितना मर्जी बेनिफिट मिल जाए वो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होता। और इसका मतलब अगेन क्या है कि आप उसके लिए प्रोमिजर नहीं बने। जो काम करना किसी की ड्यूटी, आप जस्ट एग्जाम्पल, चलो यही की एग्जाम्पल ले लो। आपने बी लॉ में एडमिशन ले ली, मैंने क्या किया, आपको 13 सब्जेक्ट, चलो मान लो 15 सब्जेक्ट टॉप चैप्टर पढ़ा दिया, 18 चैप्टर हमारे सिलेबस में, मैंने आपको 15 चैप्टर पढ़ाए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ क्लासें लेना बंद कर दी। आपने मैसेज किया सर वो क्लासें तो पढ़ाएं, हमारा रिमेनिंग सिलेबस। मैंने कहा कि मुझे ऐसा करो, 1,000 रुपया मजीद पे करो, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आपने आपने कहा कि यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आपने लॉ पढ़ लिया था, जो काम की चीजें पढ़ ली थी, हैं, तो आपने कहा कि ठीक हो गया सर, आप हमें पढ़ाएं, हम आपको 1,000 रुपया पे कर देंगे। मैं आया, मैंने वो रिमेनिंग 3 चैप्टर पढ़ा दिए। जब रिमेनिंग 3 चैप्टर पढ़ा दिए तो मैंने कहा कि चलो भैया आप पे करो। आपने कहा कि सर किस चीज का? मैंने कहा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं सर, ये जो आपने पढ़ाया ये हमारे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है। मैं कहूंगा क्यों भैया, हमारा वादा हुआ था। सर किस चीज का वादा? ये जो पढ़ा रहे थे ये आपकी ड्यूटी थी, आपने पूरा सिलेबस पढ़ाना था। तो ये तो सर जस्ट आपने अपनी ड्यूटी पूरी की है। तो किसी की कोई ड्यूटी पूरी करना हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं होता। अगर हमने वादा कर रखा है आपसे, आपके टेस्ट कंडक्ट करेंगे, टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है, तो मेरे बच्चे इसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो ये आपके लिए अलग से कंसिडरेशन नहीं है। और जो चीज अलग से कंसिडरेशन नहीं बन रही, तो मेरे बच्चे पक्की बात है आप उसके लिए प्रोमिजर नहीं हो। तो कोई बंदा, जैसे ये मिस्टर ए, इसको मान लो कि इसका मोबाइल स्नैच हो गया या खुदा ना खासा इसके घर को चोरी होगी, ये गया FIR कटवाने, तो थानेदार कह रहा है भैया हाथ गर्म करो, है, तो वो कहता है कि ठीक है भैया कर देंगे, चले बात वाइंड अप करते हैं जल्दी करके, क्योंकि आज हमने कोशिश करना इसको, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए चैप्टर। उसने कहा कि मैं FIR काट दूंगा, लेकिन भैया कुछ पे करो। उसने कहा कि सर क्यों पे करूं, आप इसी के लिए बैठे हो? कहते नहीं, पे करोगे तो मैं FIR काटूं। उसने कहा कि ठीक है सर, आप FIR काटो, मैं आपको पे कर दूंगा। उसने FIR काटी, वो ऑनलाइन होता है मामला, एक दफा कट गई, रौला खत्म है। अब वो कह रहा है कि पे करो, कह रहा है किस चीज का पे करूं? है, ये आपकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट आपको तनख्वाह इस चीज की देती है कि आप ये काम करो, तो इस काम करने के लिए आप अलग से मुझसे पैसे कैसे चार्ज कर सकते हो, जो कि आपकी ड्यूटी है। तो ड्यूटी किसी की भी हो, वो कभी भी आपके लिए कंसिडरेशन, चाहे बेनिफिट आपको मिल रहा है, लेकिन आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होगा। जस्ट एग्जाम्पल, आप क्लास में एंटर हुए तो कोई बंदा यहाँ पे डस्टिंग कर रहा है, वो कह रहा है कि सर चलो पे करो, देखो मैंने आपके लिए सफाई कर दी, तो आप उसको बोलोगे? अगरचे बैठना आपने, सफाई आपके लिए हुई, क्या मुझे बताओ क्या उसको पे करोगे? क्यों पे नहीं करोगे? तो आपके लिए कंसिडरेशन नहीं है, तो हम उसके लिए प्रोमिजर नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो बंदा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। तो कोई बंदा अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हो तो कभी भी आपके लिए कंसिडरेशन नहीं हो। लेकिन मान लो मेरे अच्छे, अगर उसी बंदे को आपने कहा कि भाई वो ऐसा करो, वो बाहर मैंने बाइक खड़ी की है या अपनी गाड़ी खड़ी करके आया, जरा उसको तो साफ कर देना है, अब मुझे बताओ क्या इसके लिए पे करोगे उसको? ये काम करना उसकी ड्यूटी नहीं है। इसी तरह मान लो कि कुछ फायर ब्रिगेड है, गवर्नमेंट के हैं, कि खुदा ना खासा किसी के घर आग लगी, उसने बुलाया फायर ब्रिगेड, गवर्नमेंट वाले जो है वो उनको बुलाया और उन्होंने आग बुझा दी, क्या उनको कुछ पे करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन अगर प्राइवेट फायर ब्रिगेड को बुलाओगे फिर तो पे करने की जरूरत हो। अच्छा मान लो गवर्नमेंट वाले ही हैं, चाहे फायर, चलो गवर्नमेंट वालों की बात कर लो, उनकी ड्यूटी है, वो आए, वो आगे बुझाई, तो आपने कहा कि वो भैया वो जो वो सेकंड थर्ड फ्लोर के ऊपर ना मेरा मोबाइल रह गया, आईफोन रह गया वहां पे, तो ऐसा करो मेरा आईफोन ला के दे दो वहां। तो भैया उसने फाइन आईफोन ला के आपको दे दिया, मुझे बताओ क्या इसके लिए ये काम करना उसकी ड्यूटी है? क्या उसको पे करोगे? भैया ये काम करना उसकी ड्यूटी नहीं है। पिछले दिनों में हफीज सेंटर पे आग लगी थी, भैया उतना नुकसान आग से नहीं हुआ जितना उन्होंने पानी फेंक के किया है फायर ब्रिगेड वालों ने। तो कहने का मतलब ये काम का, ये चीजें बचाना उनकी ड्यूटी नहीं है, है? हाँ अगर कोई बंदा कहता कि ठीक है यार मेरी दुकान पे जरा थोड़ा सा आसरा करो, है, जरा सामान निकलवा दो, तो वो शायद उसके लिए पे भी कर रहे थे, क्योंकि उनका काम क्या है, आग बुझाना, ये उनकी ड्यूटी है, ये आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं उनसे, वो तो डेफिनेटली मेरे से क्या होगी, ड्यूटी है। याद रखोगे इस बात को। आपने बी लॉ में एडमिशन लिया, आप कहोगे सर वो मुझे ऐसा करो, सी लॉ के कुछ टॉपिक्स करवा दो, भैया वो तो मेरी ड्यूटी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका अलग से आपको पैसे चार्ज कर सकता हूँ। ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे। कहता द कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग, आपके लिए वही चीज कंसिडरेशन होगी विच इज द प्रोमिजर, वो जिसका ऑब्लिगेशन है, जो अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म कर रहा है, इज नॉट ऑलरेडी bound to want to do, because a promise to do what a promiser is already bound to do adds nothing to the existing obligation। यानी कि जो कोई काम करना किसी की पहले ही जिम्मेदारी हो, तो मेरे बच्चे ये मजीद होता है ना कि क्या करना, एड नथिंग टू द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। तो जो किसी कोई काम करना किसी की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो मजीद आपके लिए वो किसी तरह का ऑब्लिगेशन नहीं बनता, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी, हाँ अगर उसका ऑब्लिगेशन बढ़ाओगे, ड्यूटी से हटके कोई काम लोगे, फिर तो मेरे बच्चे पक्की बात है वो आपके लिए कंसिडरेशन बनेगी और आप क्या करोगे, उसके लिए पे भी करोगे। तो हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट के बथेरे लोग हैं जो हमें डिफरेंट तरह की सर्विस देते हैं, तो मेरे बच्चे आपके लिए वो चीजें कंसिडरेशन नहीं होती।
याद रखोगे? फिर हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन हकीकी होनी चाहिए। और ये याद करो, हमने डिस्कस किया था, ये कौन सा टॉपिक है? ऑफर्स मस्ट बी सर्टेन और डेफिनेट। ये वही टॉपिक है मेरे बच्चे, बस नाम नया रख दिया उसका। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन हकीकी होनी चाहिए। याद करो, जब रिक्शे वाले को कहा था भाई सीएफई तक छोड़ा, उसने उससे हमने पूछा था कि भाई किराया कितना हो गया, उसने कहा था जो मुनासिब हुआ दे देना। क्या ये कंसिडरेशन रियल थी या मुनासिब कंसिडरेशन? क्या मुनासिब हुआ, क्या पता क्या मुनासिब है। इसी तरह मान लो कि ये मिस्टेक है, इसने कहा कि भाई ये देखो ये एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खासा ये डेथ होगी, आप ऐसा कर दो, इस बंदे को जिंदा कर दो, मैं पे कर दूंगी आपको, मुझे बताओ इज इट पॉसिबल? क्या ये कंसिडरेशन रियल है? कोई बंदा कहे कि देखो जी जादू करके इस पहाड़ को सोना बना दो, इज इट पॉसिबल है? ऐसा करो, वो जो सामने चांद है इसके दो टुकड़े कर दो, इज इट पॉसिबल है? या चांद तोड़ के ला दो, तारे तोड़ के ला दो, इज इट पॉसिबल? सब बकवास। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, हकीकी होनी चाहिए मेरे बच्चे। और सादा अल्फाज में रियल कब नहीं होगी? जब वो सर्टन और डेफिनेट ना हो, या वो इम्पॉसिबल है। ये भी याद रखिएगा, सर्टन और डेफिनेट के साथ साथ इम्पॉसिबल भी ऐड करना। अगर वो इम्पॉसिबल है, सर्टन और डेफिनेट नहीं, तो कंसिडरेशन रियल नहीं है। और अगर वो रियल, सर्टन और डेफिनेट है और पॉसिबल भी है, तो फिर हम कहेंगे अच्छा इम्पॉसिबल। हम उसकी बात कर रहे हैं जो पार्टीज को पहले से ही पता हो या ना पता हो, लेकिन दुनिया जानती है ये काम इम्पॉसिबल है। जब कोई बंदा कह रहा है कि मान लो कि मैं वो आपको चांद तारे तोड़ के ला देता हूँ, मान लो बकवास तो कर रहा है, लेकिन फिर भी भाई भाई दुनिया जानती है ये काम इम्पॉसिबल है, तो उसको उसको लग रहा है मैं कर सकता हूँ, है? लेकिन हो सकता है नासा में इधर उधर भी हो उसका कोई काम धंधा, लेकिन दुनिया जानती है ये इम्पॉसिबल है। करने वाले को पता हो या ना पता हो, लेकिन दुनिया को पहले से जानते हुए ये काम इम्पॉसिबल है। हम उस इम्पॉसिबल की बात करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम भी होते हैं इम्पॉसिबल जो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त पॉसिबल होते हैं, बाद में इम्पॉसिबल हो जाते हैं, वो हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े। याद रखोगे इस बात को? तो याद रखो बात कि हम कितनी तनख्वाह देंगे? खुश रखेंगे। मिस्टर ए ने कहा था ना कि सर नौकरी तो मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन तनख्वाह कितनी दोगे? तो उसने कहा था हम क्या रखेंगे, आपको खुश रखेंगे। क्या ये रियल है? ये रियल नहीं। लो बेटा, ये अभी अभी जो आपने पढ़ा है ना, इसमें दो तीन चीजें बड़ी हैं। पढ़ा क्या है बोला? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन में आपने देख लिया कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर है, और कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिजरी और एनी अदर पर्सन। उसके बाद हाँ, किसी की ड्यूटी ना हो कोई काम करना, और क्या होनी चाहिए? रियल, रियल कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो ये मेरे बच्चे जरा देखिएगा, इंतहाई अहम टॉपिक, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। बेटा देखो, हमने शुरू ही क्या किया था, जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करने जा रही हैं, जब दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करने जा रही हूँ, तो याद करो हमने डिस्कस किया था, एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है, तो क्या बनता था? प्रॉमिस में क्या ऐड करते थे? तो क्या बनता था? एग्रीमेंट में इनफोर्सेबिलिटी, वो मेरे बच्चे क्या बनता था? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर कहीं पे कंसिडरेशन ही ना हो, तो मेरे बच्चे एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा। सादा अल्फाज में नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट तक नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर की बात। यानी कि जहां पे कंसिडरेशन ना हो वहां पे एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी दूर है। यानी कि यही यही इक्वेशन आपकी पूरी नहीं हो रही, यही इक्वेशन अड़ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बगैर कंसिडरेशन के कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन मेरे बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं, इसके एक्सेप्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो रूल है, कानून तो यही है। जैसे रूल क्या है कि जो बंदा भी ये टूल प्लाजा से गुजरे वो टैक्स पे करे, मान लो टूल टूल टैक्स पे करे, ये लॉ है, रूल यही है। लेकिन फिर वहां पे कुछ एक्सेप्शन लिखी होती है कि यहाँ पे कोई गरीब जर्नैल जा रहा हो, या कोई गरीब जज जा रहा हो, है, या कोई इस तरह के लोग जा रहे हो, या खुदा ना खासा कोई हादसे में कोई एम्बुलेंस वगैरह गुजर रही हो, तो उनको क्या है, उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये आगे एक्सेप्शन है। तो कानून जहां पे बनता है वहां पे क्या होती है? एक्सेप्शन भी होते हैं। कल का बजट है जहां पे इतने सारे टैक्सेस लगाए, वहां पे बेतहाशा एक्सेप्शन भी है कि फलाना लोग ये चीज उस पर अप्लाई नहीं होगी, फलानी चीज पे बंदे पे अप्लाई नहीं होगी। तो यही मेरे बच्चे कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन लॉ हमें बताने जा रहा है कि कुछ एक्सेप्शन हैं इसके, जहां पे बगैर कंसिडरेशन के भी बाय डिफॉल्ट कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बगैर कंसिडरेशन के नहीं बने। यानी कि दोनों के लिए कुछ होना चाहिए। अगर कोई बंदा अल्लाह वास्ते किसी के लिए कर रहा है, तो ये भी कंसिडरेशन नहीं होती मेरे बच्चे। वो अल्लाह वास्ते करने वाला कोई बंदा कोई काम कर रहा हो, जब जैसे मान लो है, यहाँ पे हमारे कोई जज्बाती टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि देखें जी मैं अब ये फलाना सब्जेक्ट हर रोज यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड किया करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। 4 के दिन उसने लेक्चर अपलोड किए, बाद में बंद कर दिए, मान लो, क्या कर लोगे आप उसको? हैं? क्या कोई आपने उसको पे थोड़ी किया है? अगर तो एडमिशन लिया होता, पे किया होता उसको, ये जिम्मेदारी उसकी तब होती। फिर तो मेरे बच्चे आपकी कंसिडरेशन आपने दे रखी है उसको, है, उसकी तरफ से भी मिलनी चाहिए।
है, अगर नहीं तो मेरे बच्चे आप उसके ऊपर केस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, अल्लाह वास्ते कर रहा था वो बंदा, है, नेकी की नीयत से, तो जब चाहा उसने खत्म कर दिया मामला, तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। खैर, बगैर कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनता, कॉन्ट्रैक्ट को दूर की बात। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एक्सेप्शन। अब पेपर के अंदर यही लाइन लिखेगा और इसी तरह, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड है। आप क्या करो, स्टेट डिफरेंट एक्सेप्शंस या जो भी है, जो फ्यू एक्सेप्शंस हैं वो आप स्टेट कर दो, एक्सप्लेन कर दो। या हमारे दौर में इस तरह पूछा करता था, एक्सेप्शन टू जनरल रूल। मुझे क्या बताओ, एक्सेप्शन बताओ जनरल रूल की। कौन सा रूल है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन आपसे पूछ के आ रहा है एक्सेप्शन, मुझे एक्सेप्शन बताओ इस जनरल रूल की। जनरल रूल यही है, बगैर कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। या तो इस लाइन को पकड़ के सवाल बना के दे देगा आपको, या इस लाइन को पकड़ के सवाल बना के दे देगा। आंसर में आपने ये बातें लिखनी है। कोई चार की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, 4 से 5, और एक आधी चीज आगे जब आएगी मैं आपको वहां पे दोबारा ऐड करवा दूंगा कि इस चीज को भाग के जाओ चैप्टर नंबर 3 के अंदर, उस फलाने टॉपिक में ऐड कर दो। लो बेटा, सबसे पहले कहता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर आपस में प्यार और मोहब्बत की बेस पे किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो बगैर कंसिडरेशन के हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स, उसके लिए क्या होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। मान लो कि ये दादा दादी हैं, इनका एक पोता है, उसने सीए करना शुरू किया, और इन्होंने उससे दादा ने वादा किया कि देख बेटा, तू ऐसा कर, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर, ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी तेरी, ये गाड़ी मैं तुझे दे दूंगी। पोते ने क्या किया, उसने हिम्मत करके सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया, तो आगे दादा को कहा कि दादा पास हो गया सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो गाड़ी, दादा ने कहा कि जा तेरी है गाड़ी। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने पार्टी शार्टी की, दोस्तों को बुलाया, एंजॉय किया। अगले दिन जब वो सुबह उठे कि चले आप जरा गाड़ी पे घूम फिर के भी आते हैं, देखा गाड़ी गया। उन्होंने दादाजी को पूछा कि दादाजी वो मेरी गाड़ी वो किधर है। दादा ने कहा केड़े तेरी गाड़ी, पता वो दरअसल तेरी दादी बीमार पड़ गई थी, पैसों की जरूरत थी, मैंने बेच दी। वो कहते दादा कि कैसे बेच सकते, वो गाड़ी तो मेरी थी। वो कहता तेरी कैसे होगी। कहते दादाजी आपने मुझे दे दी थी। कहता मैंने तुझे दे दी तो फिर क्या हुआ। तो दादाजी वो अब तो मेरी बन गई, तो तूने मुझे बदले में क्या दिया था, कुछ भी नहीं। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो लेकिन यहाँ पे फिर लॉ बीच में आ गया। लॉ ने कहा कि ये जो पोता था, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स, इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना के इन्फोर्स करवा सकता था अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेता। यानी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे बगैर कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते थे अगर इस पोते को थोड़ी सी समझबूझ होती। तो इसने फिर वो समझबूझ किसी वकील से जाके हासिल कर ली। दादा कुछ दिनों के बाद फिर गाड़ी ले आए, उसने कहा कि देख तू अच्छी नौकरी ढूंढ ले, मैं तुझे गाड़ी दे दूंगा। उसने अच्छी नौकरी ढूंढ ली, दादा ने फिर गाड़ी देने का उसको वादा जो किया तो दे दी। अब उसको उसने क्या किया, उसको किसी वकील ने बता दिया था कि करना क्या है इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, क्योंकि तू तो कुछ भी नहीं दे रहा दादा को, दादा तुझे गाड़ी दे रहा है, लेकिन इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये बगैर कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसने क्या है कि जब दादा वादा करे उसको लिखवा लो। एक तो क्या कर लो, उसको लिखवा लो, और उसके बाद क्या करो, इसको जहां पे जाके रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत है उस चीज को वहां पे रजिस्टर्ड करो। जैसे जमीनों की जहां पे रजिस्ट्रेशन होती है, जहां पे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है, जहां पे उसको रजिस्टर्ड करवाने की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस चीज को जाके वहां पे प्रॉपर रजिस्टर्ड भी करवाओ। अगर इस तरह कर लोगे तो फिर दादा वो गाड़ी आपसे वापस नहीं ले सकता, और ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बगैर कंसिडरेशन के वैलिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे 3 कंडीशन, इसको वैलिड बनाने के लिए, जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसको वैलिड बनाने के लिए कितनी कंडीशन है, 3। नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, उसके बाद रिटर्न होना चाहिए, और उसको रजिस्टर्ड करवाना। अगर इन तीनों में से कुछ मिस हुआ तो ये वैलिड नहीं। अब जस्ट एग्जांपल मान लो कि बेगम की बर्थडे थी और हस्बैंड ने खुशी के अंदर उसको एक घर गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट कह लो, या चलो अभी लफ्ज गिफ्ट ना बोलो उसको, चलो गिफ्ट कह लो चाहे जो भी है, उसको घर दे दिया। तो मेरे बच्चे, क्या ये बेगम का घर हो गया, या वो कल हस्बैंड वापस भी ले सकता है। हाँ, उसको ये उसको बताओ कि भाई इसको क्या कर लो, इसको रजिस्टर्ड करवा लो, और इसको यानी कि रिटर्न करवा, जाहिर बात है रिटर्न होगा तो रजिस्टर्ड होगा। याद करें वो हमने डिस्कस किया था, वो कौन से एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है जिनका रिटर्न होना जरूरी है, जहां पे लॉ खुद कह दे, जिनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो। हाँ ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे, अच्छा अगला अगला आई कैप का सवाल देखिएगा। उसने कहा कि मियाँ और बीवी के दरमियान हुआ झगड़ा, और हस्बैंड ने बेगम को कहा कि तू चली जा यहाँ से, और जब वो जो फलाना शादी वाला घर है वो तेरा, आइंदा मुझे शक्ल न दे। अब हुआ क्या कि वो शादी वाले घर में चली गई। कुछ दिनों के बाद हस्बैंड ने कहा कि ये घर वापस हो मुझे बताओ क्या वो हस्बैंड, उसने क्या किया। अच्छा अगली बात, उस खातून ने उस घर को प्रॉपर रिटर्न करवा के रजिस्टर्ड भी करवा लिया। बताओ क्या ये हस्बैंड घर वापस ले सकता है।
क्यों नहीं ले सकता भला? लेकिन कानून कहता है ये घर वापस होगा, क्योंकि 3 कंडीशन थी, उसमें से 2 कंडीशन पूरी हुई हैं, पहले वाली पूरी नहीं हुई, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन था? क्या प्यार मोहब्बत में कह रहा था दफा हो जाओ, हैं जाके वहां पे रहो? ये कौन सा प्यार है? इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज मिस की, हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं। हमने कहा कि फौरन से रजिस्ट्रेशन भी होगी, लिखत पढ़त भी होगी, तो मामला खत्म। लेकिन कानून कहता है कि एक चीज की कमी थी जो आपने गौर ही नहीं की, कि लड़ाई झगड़ा हुआ था आपस में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। याद रखोगे इस बात को? तो ये भी चीजें मेरे बच्चे दिमाग में रखनी है। खाली ये ना हो कि खुदा ना खासा बाहर आगे कोई बंदा बता रहा हो यार यहाँ पे क्या है, यार देखो ना लड़ाई जरूर रही, तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो नहीं है ये बेटा। लेकिन मेरे बच्चे उसमें कुछ और सिनेरियोज हो, वो सेपरेशन, वो नानो नफका और वो कुछ और चीजें होती हैं, बच्चे हों तो फिर वो कुछ और, वो नंबर एक और कम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर। औलाद ना हो तो फिर कुछ और मामला हैं, औलाद हो तो फिर कुछ और मामला हैं, वो डिफरेंट चीजें। ले बेटा तो देखिएगा, कहता है कि एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये तो सबसे पहली चीज है, बात शुरू ही यहां पे हुई है। विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हो, यानी कि पहले क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे होने वाला एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड है, इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग और रजिस्टर्ड बाय लॉ, अंडर लॉ। यानी कि लिख भी लिया, और देखो उसकी दूसरी बात दोबारा दोहरा रहा है, वो इतनी अहम है, शुरू भी किया और एंड भी उसी पे किया। साथ क्या होना चाहिए, मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। वो जो चीज ली दी जा रही है वो किस बेस पे ली दी जा रही है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बेस में, एंड बिटवीन पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। और डेफिनेटली मेरे बच्चे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन उन्हीं लोगों के दरमियान होता है जिनके दरमियान कोई करीबी रिश्ता होता, प्यारो मोहब्बत का रिश्ता हो, कोई खूनी रिश्ता है, जैसे मियाँ बीवी हैं, प्यारो मोहब्बत का एक रिश्ता है, कुदरती रिश्ता है, बहन भाई हैं, वालदैन हैं। मेरे बच्चे इस बेस पे याद रखोगे इस बात को। हाँ, जब कोई अजनबी को किसी को कोई चीज देने की बात हो रही होगी जिसके साथ कोई नियर रिलेशनशिप ना हो, वो हम जाके पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, यहाँ पे एक आएगा कंप्लीटेड गिफ्ट, उन चीजों को वहां पे जाके डिस्कस करेंगे। जब आपस में कोई ताल्लुक वाले बंदे को कोई चीज ली दी जा रही होगी, चाहे वो गिफ्ट ही क्यों ना हो, लफज बोले चाहे गिफ्ट, लेकिन आएगा इस टॉपिक में। चाहे कोई अजनबी बंदे को कोई चीज देने की बात हो रही हो, चाहे जो मर्जी हो, वो हमेशा गिफ्ट ही कहलाती है बगैर किसी उसके, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। याद रखोगे, ताल्लुक वाले किसी रिश्तेदार को, कोई भी जिसके साथ कोई ताल्लुक है, चाहे वो खूनी हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो कुदरती तौर पे जो रिश्ते बनते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। एक वो जो खुदा न खासा चलेगा। लो भैया, एक बच्चा लाहौर में सीए करने के लिए आ रहा था, उसके बड़े भाई ने कहा कि भाई तू जा बेफिक्र होकर सीए स्टार्ट कर, तेरा जितना खर्चा होगा मैं पूरा करूंगा। लो भैया, वो बच्चा लाहौर में आकर उसने सीए करना शुरू किया, उसने पीआरसी तक की तो फीस दे दी, उसके बाद वाली फीसें देने से मना कर दी। क्या ये बच्चा उस भाई पे केस करके पैसे रिकवर कर सकता है? फिलहाल तो जो सिचुएशन बताई उसके लिहाज से बता, क्या कर सकता है? नहीं। क्यों बोला? लिखत पढ़त ही नहीं हुई, क्योंकि लिखा हुआ होना और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो है, लेकिन लिखवाया और रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो हाँ, हो सकता था अगर वो क्या करता, जब इस तरह कोई बड़ा भाई, कोई बंदा इस तरह वादा कर रहा हो, चाचा ताया, उसको कहो, उसको क्या करो, फौरन लिखवा के जहां पे भी उसको कहीं पे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हो, उसको जाके करवाओ। तो फिर आप क्या कर सकते हो, केस करके भी पैसे ले सकते हो, याद रखिएगा। अदरवाइज वो खाली वादा हो तो जब चाहे वो कर सकते हैं, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमाएंगे भी, साथ साथ पढ़ेंगे भी, याद रखोगे। लेकिन बड़ा भाई, आपकी लड़ाई होगी वहां पे, उसने कहा कि दफा हो जा, तू जा जाके लाहौर पढ़, है, लिखत पढ़त भी होगी, रजिस्टर्ड भी हो गया, क्या मुझे बताओ, क्या पे करने के लिए लायबल है? नहीं। क्यों? नेचुरल लव। याद रखोगे इस बात को। हम पढ़ क्या रहे हैं, वाला नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी होना जरूरी है, लिखा हुआ भी हो और रजिस्टर्ड भी। बिल्कुल बिल्कुल। लो बेटा, नेक्स्ट तरफ देखिएगा, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। भाई पहले तो इस चीज को समझो, पास्ट में या अभी कोई भी बंदा आपको वॉलंटरी सर्विस दे रहा हो, यानी कि सादा अल्फाज में कोई बंदा अल्लाह वास्ते आपके लिए कोई भी काम कर रहा हो, वो कभी भी आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होता, याद रखिए। कोई भी बंदा कोई भी काम आपके लिए अल्लाह वास्ते कर रहा हो, वो कभी भी किसी सूरत में आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होता, चाहे अभी कर रहा हो, चाहे उसने पास्ट में किया हो। लेकिन यहां पे जरा एक चीज देखिएगा, कहता कि पास्ट में अगर आपने किसी को अल्लाह वास्ते कोई सर्विस दी हो, वॉलंटरी सर्विस दी, और वो बंदा जिसको सर्विस दी थी, वो बंदा बाद में आके आपको कहे कि सर अब वो जो उस वक्त आपने मुझे वॉलंटरी सर्विस दी थी, मैं भूखा था, आपने मुझे खाना खाया था, है, मेरे पास कपड़े नहीं थे, आपने मुझे कपड़े लेके दिए थे,
मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी थी, वो सारा कुछ जो उस वक्त पढ़ाई के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे, आपने सब कुछ किया, अल्लाह वास्ते किया, लेकिन सर आज मेरे पास कुछ है, मैं आपको कंपनसेट करूंगा उसका। हालांकि पास में उसकी वॉलंटरी दी हुई सर्विस उस बंदे के लिए जिसके लिए वो सारा कुछ किया था उसके लिए कंसिडरेशन नहीं है, और वो उसके लिए कभी प्रोमिजर नहीं बनेगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि सर अब मैं क्या करूंगा, अब आपको मैं आगे कंपनसेट करना चाहता हूं। लॉ कहता है कि अगर पास्ट में किसी ने आपको वॉलंटरी सर्विस दी हो और अब जाके आप उसको कंपनसेट करने का वादा कर लो, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आपको हर सूरत इसको पे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, जितना भी कंपनसेट करने का वादा किया, पूरी अमाउंट या उसका कुछ हिस्सा। मान लो कि हमारी आज के दिन में हमारे लॉ की फीस अज्यूम कर लो 8,000 है, हमने एक बच्चा है, उसने कहा कि सर मेरे पास पे करने के लिए कुछ नहीं है, अज्यूम कर लो मैंने उसको कहा कि बेटा तू वैसे ही पढ़ ले, तो बगैर फीस के पढ़ ले। उसने क्या किया, यहाँ पे बगैर फीस के पढ़ लिया। अभी वो 2-3 साल के बाद आया, उसने कहा कि सर याद है आपने कभी मुझे बी लॉ पढ़ाया था बगैर फीस के, तो सर अब मैं आपको कंपनसेट करना चाहूँ। अच्छा सर लेकिन मैं तो दूंगा 4,000 या 6,000 या 8,000, जो उसको मुनासिब लगे पूरा दे दे, 100 लेकिन जितना वो वादा कर ले, जितना कंपनसेट करने का वादा कर ले, तो याद रखना फिर उसको पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे कानून बीच में आ जाता है कि देख जिसने तेरे ऊपर एहसान किया था है, अब तो उससे वादे करके फिर दोबारा मुकरेगा, हम तुझे मुकरने नहीं देंगे, या तो वादा ही ना कर, उसने नेकी की थी तेरे साथ और तू क्या कर रहा है उसके साथ अब वादा करके दोबारा मुकरना, हम तुझे मुकरने नहीं देंगे। इसको कहीं पर रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं, खाली वादा ही काफी है। याद रखोगे इस बात को, किताब में नहीं लिखा हुआ, कहीं पे है तो होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं लिखा। जो हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ हमने खुद से कुछ नहीं लिखना। याद रखोगे इस बात को। तो पास में किसी ने वॉलंटरी सर्विस दी और अब वो दोबारा वादा कर रहा हो मैं कंपनसेट करूंगा, तो करना पड़ेगा उसको, और ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर वो नहीं दे रहा पैसे आपको, आप केस करके, यानी कि उस बच्चे को जो मुझे फीस नहीं दे रहा, अब मैं केस करके भी रिकवर कर सकता हूँ। एक बिल्कुल उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगा, और एग्रीमेंट एक्चुअली क्या बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। याद रखोगे, बगैर कंसिडरेशन के। आप देखो ना, आप कहेंगे सर यहाँ पे कंसिडरेशन तो है ना, उस बच्चे को आपने पढ़ाया था और बदले में आपको क्या मिल रही है, फीस, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, वैसे भी देखो, इस मिस्टर ए ने इस स्टूडेंट को पढ़ाया, और जो पढ़ाया बिल्कुल आवाज है यहाँ पे, वो अल्लाह से पढ़ाया, नेकी की नीयत से पढ़ाया मेरे बच्चे। नेकी के लिए किसी को कोई किसी सर्विस, जो कोई कोई गुड सर्विस कुछ भी दे रहे हो नेकी की इरादे से, वो कभी भी उसके लिए कंसिडरेशन नहीं होती और कभी भी प्रोमिजर नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो चीज आपने उसको सर्विस गुड दी है वो उसके लिए कंसिडरेशन थी ही नहीं कभी भी। लेकिन अब जो उसने वादा किया है आपको कंपनसेट करने का, ये आपके लिए कंसिडरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको कुछ नहीं मिला कानून की निगाह में, आपको कुछ मिल रहा है। कानून की निगाह में देखना है ना, आप कहेंगे नहीं नहीं सर मिला है, भाई कानून कह रहा है ना। वो जो आपने वॉलंटरी सर्विस दी थी पास के अंदर, याद है एक बंदे ने एक वो बच्चों को डूबते हुए बचाया था, उसे डूब के तो वो बच्चों को बचाया, तो उसने कहा कि सर आपने बहुत बड़ी नेकी की, मुझे तैरना नहीं आता, तो आप अल्लाह ताला ने आपको एक फरिश्ता बना के भेजा, आपने इसको बचा लिया। अच्छा ये मुझे इस चीज से भी याद आया, वो एक मैंने किसी का बयान सुन रहा था, किसी किसी हिंदू रहनुमा का, तो वो कहता है कि देखो हम क्या करते हैं, अगर कोई छोटा सा भी काम कर लेना, हम उसको भगवान बना देते हैं। लेकिन मुसलमानों का काम देखो, है उनका खुदा एक ही है। अगर कोई बंदा उनके लिए कोई नेकी का काम करता है ना, उसको ये नहीं कहते अल्लाह माफ करे कि तू मेरे लिए खुदा बन गया है, उसके लिए क्या होगा, तू मेरे लिए फरिश्ता है। लेकिन उसको कभी ऐसा दर्जा नहीं देते अल्लाह माफ करे कि उसको हम ये कह देंगे तू इस मुकाम पे पहुंच गया है। तो ये भी एक खूबसूरती, यानी कि ये देखो, ये आपकी ये जो चीज है, ये कैसे उनको काफिरों को भी ये चीज अट्रैक्ट करती है कि देखिए इनका खुदा एक ही। और हम क्या करते हैं, अगर कोहली ने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी हो, वो भी आज हमारे लिए खुदा ही, वो भगवान है हमारा। फलाना क्रिकेट का भगवान है, फलाना हॉकी का भगवान है, उनके हर चीज के अपने अपने भगवान है। खैर समझाने की वैसे मैं बात करूँ, मुझे याद आ गया कि आप मेरे लिए फरिश्ते थे उस वक्त, कि आपने क्या किया, मेरे बच्चों को बचाया। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको उसके लिए कंपनसेट करना चाहता हूँ। अब मेरे बच्चे देखो, वो जो उसने बच्चों को बचाया था डूबते हुए, उसने कहा था भाई मैं वॉलंटरी कर रहा हूँ, मैं नेकी की नीयत से, वो उसके बचाना उसके लिए कंसिडरेशन नहीं था, उसके बच्चों के बाप के लिए। लेकिन अब जो वादा करेगा उसको मैं कंपनसेट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन है, और आप उसको पे करना पड़ेगा। अगर नहीं पे कर रहा, उसके ऊपर केस करके रिकवर कर सकता है। याद रखोगे। लेकिन मेरे बच्चे जरा देखिएगा, अल्फाज जरा पढ़िएगा, अल्फाजों में बड़ी झोल आ जाते हैं छोटे छोटे। कह रहा है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट। यानी कि पास में जो आपको वॉलंटरी सर्विस मिली थी, उसका जितना बनता था वो सारे का सारा, या उसका कुछ हिस्सा, जितना आप कहें, क्योंकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है नहीं, सारा कर दो या जितने का वादा कर लो। होली और इन पार्ट ए पर्सन हु हैज already voluntarily done something for the promiser,
दोबारा देखिएगा, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट ए पर्सन। अब ये अल्फाज बीच में से अगर हजफ करोगे ना, जरा लाइन से जरा कनेक्ट कीजिएगा, ये लाइन किसके साथ मिल रही है? कहता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड, यानी कि वॉइड नहीं होगा, सादा अल्फाज में क्या होगा? वैलिड होगा। इफ इट इज ए प्रॉमिस, अगर ये वादा है टू कंपनसेट ए पर्सन हु, वो बंदा जिसने हैज डन वॉलंटरी, हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, जो ऑलरेडी उस प्रोमिसर के लिए, प्रोमिसर कौन? जो आज ये बंदा वादा कर रहा है उससे, ये क्या बन जाएगा? प्रोमिसर। ये जो कह रहा है ना मैं सर आपको कंपनसेट करूंगा, वो बच्चा आके कह रहा है सर आपने पढ़ाया था मुझे लॉ बगैर फीस के, अब मैं आपको कंपनसेट करूंगा, ये बच्चा अब क्या है? प्रोमिसर। तो और किसको वादा कर रहा है? वादा कंपनसेट करने का जिसने इसके लिए पास्ट में वॉलंटरी कुछ किया था, ये उसी के साथ वादा कर रहा हो। ये मेन यहां पे ये चीज फोकस करती है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने किसी बच्चे को वॉलंटरी पढ़ाया, मेरे बाद वो बंदा आया मेरे औलाद के पास और उसने आके कहा कि सर आपके वालिद ने हमें इस तरह करके उस वक्त पढ़ाया, अब हम आपको कंपनसेट करना चाहते हैं। ये जो कंपनसेशन का वादा हो रहा है उस बंदे के साथ नहीं हो रहा जिसने वॉलंटरी सब्सिडी दी थी, ये वादा उसी के साथ होना चाहिए जिसने वॉलंटरी सब्सिडी दी थी। अगर उसकी औलाद के साथ किसी रिश्तेदार के साथ वादा कर रहे हो, फिर ये मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, याद रखिए। आप देखो, मान लो कि एक दिन मुझे याद है मैं बाइक पर आना था कॉलेज, तो बाइक पंक्चर होगी और जेब में पैसे नहीं थे, तो किसी ने क्या किया, एक वहां पे वो होता है ना, वो जो बाइक लेकर फिर होते हैं पंक्चर शंक्चर लगाने, थोड़ा सा पेट्रोल भी साथ रखा होता है कि कहीं पे कोई बाइक रुकी हो उसको सही कर देते हैं वो, या कुछ इस तरह का, वो जो मोबाइल वर्कशॉप समझ लो। एक बंदा बाइक लेकर, ये नहर के ऊपर, तो इस तरह के लोग अक्सर होते हैं, बैठे होते हैं या बाइक पे फिर रहे होते हैं। कोई बंदा आजकल खासतौर पर धूप में अक्सर लोगों की बाइक पंक्चर हो जाते हैं या बारिशों में, तो वो लोग फिर रहे होते हैं, किसी का मसला हो तो चलो। तो एक बंदा आया, उसको मैंने बताया कि भाई मैं जा रहा था, रुका कि भाई सही कर देता हूँ, मैंने कहा कि सर पास कुछ नहीं। उसने कहा कि अगर कुछ हुआ तो कभी दे दीजिएगा, अगर मिल गए, नहीं तो मैं कर देता हूँ इसको। अब देखो उसने क्या कर दिया, मुझे वॉलंटरी सब्सिडी देने। अब वो बंदा अगर कहीं पे मिले तो मैं उसके साथ अगर वादा कर लूं तो ये मेरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अब मुझे पे करना है। लेकिन अगर मुझे वो नहीं मिला, मुझे उसका कोई औलाद में से कोई और भाई मिल गया, मैं उसके साथ वादा कर लिया कि मैं आपको कंपनसेट करना चाहता हूँ वो सारी अमाउंट या कुछ हिस्सा, तो मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। उसी बंदे के साथ ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर, जिसका आज ऑब्लिगेशन बन रहा है, उसी बंदे के लिए मेरे बच्चे, यानी कि उस बंदे के लिए, उस बंदे ने जिससे वो वादा कर रहा है उसने कुछ किया, यानी कि ये वादा उसी से करना सादा अल्फाज में जिसने आपके लिए पास में कुछ किया था, उसके किसी रिश्तेदार के साथ, और समथिंग विच द प्रोमिसर वाज लीगली कंपेलेबल टू डू। अच्छा इसको भी देखिएगा। अच्छा उसने, ये मिस्टर ए, ये बैठा हुआ जेल में और इसकी है औलाद, बीवी बच्चे हैं। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ कि औलाद की कफालत आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है या कानूनी जिम्मेदारी है? और क्या सवाल है साहब? ये जो फैमिली पे खर्चा करना अखलाकी जिम्मेदारी या लीगल? अखलाकी तो वो होती है पूरी करो ना करो, तो याद रखना ये लीगल है। अखलाकी मामला बाद में है, अच्छा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अगर नहीं करोगे तो फिर गवर्नमेंट बीच में आके करवा लेगी, क्योंकि ये आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो खुदा ना खासा जो आजकल अल्लाह माफ करे कि नहुसत है, ये डाइवोर्सेस वगैरह के मामला बड़े आम हैं। इसमें बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं मेरे बच्चे, अल्लाह ताला हदायत दे, और बच्चों को भी जरा थोड़ा सा इस मामला में जरा कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म देखा करो मेरे बच्चे, फ्यूचर देखा करो कि फ्यूचर किस चीज़ में है, उसमें भलाई यही होती है। और ये होता है ना, जो मैं हमेशा कह रहा होता हूँ, जो हमारा जो आपस में जो बरादरी सिस्टम होता है ये इतना खराब नहीं होता। बरादरी में फिर भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हया करते हैं, मामला होते हैं जहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। ये जो आजकल एक कल्चर शुरू हुआ है, मैं ये ना कहना कि ये कर देखो ये कैसी बातें कर रहा है ये बंदा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां पे अदालतें तो देखो जाके भरी पड़ी हैं। बरादरियों के बाहर जा जाके जब कर रहे हो, पता नहीं उसका मामला क्या, आपके क्या जानने वाला कोई है नहीं, पता नहीं व्हाट्सएवर है, किस किस तरह के रिश्तेदार फिर आगे मजीद मिल गए, पता नहीं यार जो भी है। तो बस गोली मारो। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे को, तो बस ये कहना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। शायद अगर थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखा जाए, खानदान, और चलो खानदान का मामला तो फिर भी वो मैं मेनली बरादरी के लिहाज से बात कर कि मेरे बच्चे थोड़ा सा वो बरादरी सिस्टम भी, मेरे बच्चे ये भी शनाख्त होती है इंसान की, ये कोई गलत बात नहीं है।
तो थोड़ा सा उसका रखा दे 500, शायद चीजें और थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। ले बेटा, तो ये बंदा जेल में बैठा हुआ, इन बच्चों, इन फैमिली की कफालत इसकी मान लो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन ये तो जेल में बैठा हुआ, ये इनकी कफालत कैसे कर सकता है? ऐसे में क्या हुआ, कोई मिस्टर बी है, इस मिस्टर बी ने इसकी फैमिली की कफालत की। वो जो जिम्मेदारी मिस्टर ए की थी वो कौन पूरी कर रहा है? मिस्टर बी पूरी कर रहा है। उनका रहने सहने का, खाने पीने का, एजुकेशन का खर्चे वो सारे मिस्टर बी पे कर रहा है। अब देखो, ये सर्विसेज, वॉलंटरी सर्विसेज उस बंदे को नहीं दी। अच्छा, ये बंदा जेल से बाहर आया और आके इसने देखा कि घर का निजाम तो बेहतरीन चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। उसी तरह ये मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, उसका जाके शुक्रिया अदा किया, और मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि भाई जो आपने वॉलंटरी सर्विसेज दी थी मेरे जेल में उस वक्त, अब मैं उसका आपको कंपनसेट करना चाहता हूं। लॉ कहता है जिसको सर्विसेज मिली थी पास में, वो भी आगे कंपनी नहीं, देखो सर्विसेज इसको मिली है ना, ये भी आगे वादा कर सकता है, या मिस्टर जिसको सर्विसेज उसको ना मिली हो जो वादा कर रहा है, सर्विसेज उसको मिली हो जो वादा कर रहा है, जिनको सपोर्ट करना वादा करने वाले की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी वैलिड है। यानी कि अगर ये मिस्टर ए को सर्विसेज नहीं दी, मिली उसकी फैमिली को है, और मिस्टर ए आगे वादा कर लेगा, इट्स ओके, ये भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन वादा किससे करना है? जिसने सर्विसेज दी है, जिसने वॉलंटरी सर्विसेज दी है, वादा उसी के साथ। लेकिन कर कौन सकता है? जिसको सर्विसेज मिली हो वो भी, या मिली चाहे उसके उन लोगों को थी जिनको वो बंदा लीगली बाउंड था सपोर्ट करना, लेकिन वो कर नहीं सका, तो चाहे उसकी फैमिली को मिली हो चाहे उसको मिली हो, सादा अल्फाज। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, ये वॉलंटरी सर्विसेज थी। अगर तो पहले उसका इरादा था उससे चार्ज करने का, फिर तो वो रिकवर कर सकता है वैसे ही कानूनी तौर पर, और ये आगे जाके हम पढ़ेंगे भी, एक टॉपिक आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तो ये इसने वॉलंटरी सर्विस दी थी इसको, और फिर जाके वादा कर लेगा, बिल्कुल मेरे बच्चे, उसको केस करके भी रिकवर कर सकता है उसने, उसकी फैमिली को सपोर्ट किया उसने। तो पहले तो ना करता वादा, अगर कर लिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ये मेरे बच्चे याद रखिएगा, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। पहले तो याद रखना, पास्ट की वॉलंटरी सर्विसेज चाहे जितना मर्जी बेनिफिट मिल जाए, किसी की वॉलंटरी सर्विसेज आपके लिए कंसिडरेशन नहीं होती। तो आपके लिए तो कंसिडरेशन थी नहीं, यानी कि ये फैमिली को वो सारी सर्विसेज मिल रही हैं, वो मिस्टर ए या फैमिली के लिए कंसिडरेशन है नहीं। लेकिन अब जो वो पे करने का वादा कर रहा है, ये तो मिस्टर बी के लिए तो कंसिडरेशन है ना। अब हम देख रहे हैं कि मिस्टर बी को तो कुछ मिल रहा है, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और तब मिला तो था, वो जो मिला था वो तो वॉलंटरी था, वो इनके लिए कंसिडरेशन नहीं था। तो इसका मतलब कंसिडरेशन ए को ही मिल रही है, और ये भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर वादा किया, अगर ना किया तो फिर तो वो ले ही नहीं ना सकता बगैर वादे। वादा करना जरूरी है, और कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको लिखवाना भी है, कहीं पे आपने लिखा? कहीं कुछ नहीं लिखा, खाली वादा ही काफी है। याद रखो कि बस इतनी बात लिखेंगे आप पेपर के अंदर। उसके बाद कहता है कि टाइम बार डेट। पहले तो जरा देखिएगा कि टाइम बार डेट होता कौन सा। ऐसा डेट जिसको रिकवर करने का कानूनी हक आप खो दें, उसको टाइम बार डेट कहते हैं। टाइम बार डेट क्या होता है मेरे बच्चे? ऐसा डेट जिसको रिकवर करने का कानूनी हक आप खो दें मेरे बच्चे, वो क्या होगा? वो टाइम बार डेट होगा। दोबारा देखिएगा, टाइम बार डेट क्या होता है? ऐसा डेट जिसको रिकवर करने का कानूनी हक आप खो चुके हो, वो क्या होगा? टाइम बार डेट। अब जरा देखिएगा ये कानूनी हक है क्या, और ये कितने अरसे में हमको डेट रिकवर कर सकते हैं। भैया मिस्टर बशीर ने क्या किया, मिस्टर नजीर से एक बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की। ये बायर था और वो सेलर था। और मिस्टर बशीर ने क्या किया था, मिस्टर नजीर को एक चेक दे दिया था, 1 लाख रुपए का एक चेक बना के दे दिया था। और इस चेक की ड्यू डेट, देखो मुझे नहीं पता कि चेक मिला कब, लेकिन इसकी ड्यू डेट लिखी हुई थी 30, चलो ऐसे कर लो, ये सही है, 1 जनवरी 2024। ये इसकी ड्यू डेट लिखी थी इस कोने के अंदर, क्योंकि जो कोने पे तारीख लिखी आ रही हो चेक की, उसी तारीख को जाके उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करके आप पैसे ले सकते हैं ना, उससे पहले नहीं है। बाद में तो है, लेकिन बाद में 6 महीने तक, ड्यू डेट के बाद 6 महीने होते हैं आपके पास मेरे बच्चे, आप उस चेक के ऊपर पेमेंट रिकवर कर सकते हैं। 6 महीने गुजर गए और आपने उस चेक के ऊपर पेमेंट रिकवर ना की, यानी कि 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, 31 दिसंबर 2024 तक, क्या आप इस चेक के ऊपर पेमेंट ले सकते हैं? सॉरी, 1 जनवरी, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने समझा मैंने 30 जून लिया होगा, 1 जुलाई लिए, तो बेटा 30 जून 2024, तो 30 जून 2024 तक आपके पास टाइम है, इस चेक के ऊपर पेमेंट रिकवर कर सकते हैं। अगर 1 जुलाई आ गया तो मेरे बच्चे याद रखना, इस चेक के ऊपर अब मिस्टर नजीर को पेमेंट मिलेगी नहीं।
और मजे की बात क्या है, मिस्टर ए की लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी, उसने पे भी कुछ नहीं किया और उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज होगी। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को मजीद पे करने के लिए लायबल, यानी कि इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब मिस्टर ए मिस्टर बी के लिहाज से कोई प्रोमिजर नहीं है, कोई ताल्लुक ही खत्म हो गया सारा। अब ये मजीद प्रोमिजर नहीं है, क्योंकि डेट क्या हो गया, टाइम बाउंड। ये तो चेक के मामले में तो जो डेट होता है वो 6 महीने के बाद, चेक की ड्यू डेट के 6 महीने के बाद ड्यू डेट, लेकिन याद रखना। लेकिन जैसे मान लो कि आज मैं किसी को चेक देता हूं और उसकी ड्यू डेट रखता हूं 1 जनवरी 2028, आज दिया मैंने, अभी अभी दिया है, और ये इसकी ड्यू डेट क्या है 1 जनवरी 2028, ये कब टाइम बाउंड होगा, 30 जून 2028 को जाता, चाहे आज दिया है, यानी कि आज जब चेक दे दोगे उसके 6 महीने, नहीं ड्यू डेट के 6 महीने। अब मेरे बच्चे उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, अच्छा मैं बता रहा था, चेक के मामले में 6 महीने ड्यू डेट के बाद, और आर्म डेट्स के मामले में ड्यू डेट के 3 साल के बाद, आर्म डेट 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स टाइम बाउंड है। यानी कि ये वो टाइम होता है जिसमें आप अगले बंदे से पैसे रिकवर कर सकते हो। अगर वो नहीं दे रहा, कानूनी कार्रवाई करने का ऑप्शन है, कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दो, कानूनी कार्रवाई एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, चाहे वो कानूनी कार्रवाई अगर 10 साल चलती रहे, बोले तो मामला है, लेकिन कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कितने अरसे में करनी है, इसी टाइम में जो ड्यू डेट थी उसकी। तो 3 साल आर्म डेट्स के मामले में जो लेन देन होते हैं हमारे, जो चेक ना हो, किसी ने किसी के पैसे देने हो, तो 3 साल के अंदर रिकवर करे। और चेक के मामले में कितने अरसे में, 6 महीने के अंदर ड्यू डेट। अगर नहीं रिकवर किया तो उस बंदे ने जिसने पैसे देने थे उसकी लायबिलिटी वैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी, बगैर पे किए हुए ही उसकी पेमेंट हो गई, और इनका ताल्लुक जो वो प्रोमिजर वाला उसका ऑब्लिगेशन था वो डिस्चार्ज हो गया, अब वो मजीद प्रोमिजर नहीं। अब लेकिन मेरे बच्चे क्या हुआ, ये जो बशीर को नजीर मिला टाइम बाउंड होने के बाद, यानी कि 30 जून के बाद मिस्टर बशीर की मुलाकात हुई नजीर से, और उसने पूछा कि हाँ भाई नजीर, और सुना कैसा, कहता कैसा यार, क्या बकवास, क्या टाइम बाउंड हुआ, तुझे शर्म नहीं आ रही, तो पैसे भी नहीं दे रहा, तो दे दे पैसे, फिर क्या हुआ, टाइम बाउंड हो गया। कहता यार देख, मुझे वाकई तेरे पे तरस आ रहा है, चल मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुझे पे कर दूंगा। तो भैया उसने अब वादा कर लिया, अब क्या लग रहा है, उसको पे करना चाहिए कि नहीं, होना तो ऐसे ही चाहिए। उसने वादा किया, वो वादे के मुताबिक उसे पैसे लेने गया, उसने फिर इनकार कर। अब वो चाहता कि मैं इसके ऊपर क्या करूं, मिस्टर नजीर चाहता मैं इसके ऊपर अब कार्रवाई करूं, क्योंकि आपने इसने वादा किया था। अब ये गया अदालत में, उसको कहा कि सर इससे पैसे लेकर दे, इसने तो दोबारा वादा कर लिया। अदालत ने कहा अच्छा उसका किया हुआ वादा लिखा हुआ देखा और उसके ऊपर सिग्नेचर देखा। यानी कि यहाँ पे अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई डेटर अपना टाइम बाउंड डेट दोबारा पे करने का वादा कर रहा हो तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, लिखवा के साइन करवाना पड़ेगा, याद रखोगे। अच्छा अब अगली बात सर, यहाँ पे कंसिडरेशन तो दोनों के लिए है? बशीर को क्या मिली है, बाइक, और नजीर को क्या मिल रहा है, पैसा, तो दोनों नहीं नहीं, वो जो बाइक मिली थी बशीर को और उसके लिए जो उसने पे करना था, वो तो मेरे बच्चे रौला खत्म हो चुका था, वो तो मामला कानूनी तौर पर रफा दफा हो गया, हुआ बिल्कुल सेटल हो गया, कोई किसी को जिम्मेदार नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बशीर नजीर को पे कर रहा है, नजीर बशीर को कुछ नहीं दे रहा, पुराना मामला तो खत्म हो गया। अब बशीर नजीर को पे कर रहा है, नजीर बशीर को कुछ भी नहीं दे रहा, तो यहां पे इसलिए कह रहे हैं कि नजीर के लिए कंसिडरेशन है, बशीर के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं, उसके बावजूद ये वैलिड होगा अगर क्या हो, बशीर से लिखवा के साइन करो। याद रखोगे इस बात को, तो थोड़ी बहुत समझ आ रही है। कहता कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन शैल नॉट बी वॉइड, मतलब वैलिड होगा इफ इट इज प्रॉमिस, अगर ये वादा है मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डेटर, वो डेटर लिखकर और साइन करके आपसे वादा करे, या उसके बिहाफ पे उसका एजेंट आपसे वादा कर रहा है, एंड इट रिलेट्स टू ए पेमेंट, और ये कौन सी पेमेंट होनी चाहिए, जो टाइम बाउंड हो चुकी हो। याद रखना, जो टाइम बाउंड नहीं हुई और आप अगले बंदे से वादा कर, जैसे मान लो कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं और उसकी ड्यू डेट है, अज्यूम कर लो अभी अभी गुजरा क्या है, 30 जून गुजरा है, अच्छा उसकी ड्यू डेट थी 30 जून, 30 जून नहीं गुजरा, अच्छा 30 मई गुजरा, चलो मान लो उसकी ड्यू डेट क्या थी, 30 मई उसकी ड्यू डेट थी, और आज क्या है बोला, 13 जून। तो मैं आपके पास आया कि चल मेरी आपसे मुलाकात नहीं, आपने कहा कि सर वो जो पैसे हैं ना मैं आपको दूंगा, मुझे बताओ क्या ये जो डेट है जो 30 मई को ड्यू था, क्या वो टाइम बाउंड हो गया? ये जो आप मुझे देने का वादा कर रहे हो, क्या एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर? मैं कहूँगा बेटा मैं तो वैसे भी ले लूंगा, मैं ले लूंगा, कानूनी तौर पे भी ले लूंगा मैं तो, क्योंकि अभी टाइम बाउंड हुआ ही नहीं। ये कौन सा तू एहसान कर रहा है कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा, वो तो ले लूंगा भैया मैं। हाँ हाँ, 3 साल गुजर जाते, टाइम बाउंड हो जाता, फिर वादा करो, फिर समझ आती है। इसलिए याद रखना कि अगली कंडीशन क्या बता रहा है
कि वो डेट होना चाहिए जो टाइम बार्ड है, जो अभी जिसका टाइम रहता हो। वो तो वैसे भी ले सकते हैं आप, कानूनी कानूनी कार्रवाई करके। अभी 6 महीने नहीं गुजरे ड्यू डेट के बाद चेक के मामले में, 3 साल नहीं गुजरे, और आप उसको कह रहे हैं मैं दे दूंगा, वो ले लेगा। अभी उसके पास कानूनी कार्रवाई का वैसे भी कानूनी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपका हक है उसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन जब वो टाइम बार्ड हो गया, फिर तो दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया। अब जब वो टाइम बार्ड डेट आप दोबारा देने का वादा कर रहे हो, पहले तो वो टाइम बार्ड हो चुका हो, लिखकर साइन करके वादा करना डेट है, तभी वैलिड है। याद रखोगे इस बात को। टाइम बार्ड डेट फिर आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इज अ डेट विच क्रेडिटर जिसने पैसे लेने थे कैन नॉट इनफोर्स, कानून की मदद लेके रिकवर नहीं कर सकता ड्यू टू लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन लिमिट रखी थी लॉ ने कि 6 महीने थे चेक के मामले में और 3 साल थे आम डेट के मामले में। ये लिमिट थी जिसमें आपने पैसे रिकवर करने थे। अगर वो नहीं दे रहा था, कानूनी कार्रवाई कर लेते इस टाइम में। आपने कुछ भी नहीं किया, अब आप उससे पैसे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर उसने वादा कर लिया तो फिर आप रिकवर कर सकते हो। अब आपको तो पैसे मिलेंगे, लेकिन उस डेटर को कुछ नहीं मिल रहा। आपके लिए कंसिडरेशन वो क्या है, वो जो अमाउंट मिल रही है वो कंसिडरेशन आपके लिए है, लेकिन डेटर के लिए कुछ नहीं। आप कहेंगे वो सब चीजें दी तो थी उसको, वो दी तो वो तो मामला खत्म हो गया। अब पढ़ क्या रहे हो बोला, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक्सेप्शन कौन कौन सी पढ़ी आपने? नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होना चाहिए? रिश्ता भी हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी हो, रजिस्टर्ड भी हो, लिखा भी हो। उसके बाद 5 वॉलंटरी सर्विसेज, जिसने दी थी सर्विसेज पास में वॉलंटरी, उसी से जाके वादा कर रहे हैं। खाली वादा ही काफी, चाहे पूरी अमाउंट चाहे कुछ उसका है। उसके बाद हमने पढ़ा टाइम बाउंड डेट, ऐसा डेट जिसको रिकवर करने का हाँ टाइम गुजर चुका हो, कानूनी हक आप खो चुके हैं, और उसका उसका वो बीइंग प्रोमिसर, उसका एप्लीकेशन खत्म हो चुका हो। कानून की निगाह में उसने दे दिए आपको पैसे, लेकिन दिए भी नहीं थे उसने, वक्त गुजर गया था रिकवर करने। तो वहां पे कानून ने कहा था कि अगर वो दोबारा वादा कर लिया आपसे लिखवा के, लेकिन हो वो टाइम बाद साइन करवा लो बेटा। अगली बात आ गई कंप्लीटेड गिफ्ट। कोई डर तो नहीं बीच में? अच्छा देखिएगा, कंप्लीटेड गिफ्ट, अच्छा सादा अल्फाज में कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है बोला? वो गिफ्ट जो किसी को दिया हो और अगली पार्टी एक्सेप्ट कर ले, उसको बोलते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट। जैसे मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी ये ले भैया मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। और मिस्टर बी ने क्या किया, उसको जमीन पर रखा, टका के ठोकर मारी, जो मिस्टर ए के मुंह पे लगा। भैया हमें लग रहा है कि मिस्टर बी ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, क्या बोल रहे हैं गिफ्ट कंप्लीटेड है? नहीं, ऐसा गिफ्ट जो कोई बंदा दे रहा हो और दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर रहा हो, जो गिफ्ट देता है उसको बोलते हैं डोनर, और जिसको गिफ्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं डोनी। गिफ्ट देने वाले को क्या बोलेंगे? डोनर। और जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? डोनी। तो डोनर गिफ्ट दे और डोनी एक्सेप्ट कर ले तो उसके लिए लफ्ज क्या बोला जाएगा? कंप्लीटेड गिफ्ट या एक्सेप्टेड, बात एक ही बात है। तो कंप्लीट, अगर कोई गिफ्ट कंप्लीटेड हो तो याद रखना, अगर अगली पार्टी ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है, ये बेशर्मी होगी कि आप उससे दोबारा वो गिफ्ट वापस मांगे। भैया खुद सोचो, भाई गिफ्ट दिया था आपने, अब कुछ देखो, आप कुछ दिनों के बाद गए, चलो मान लो ये मिस्टर ए, ये एक स्टूडेंट, इसने अपने टीचर को गिफ्ट दिया, सर ये लो पकड़ो ये गिफ्ट आपके लिए। तो कुछ दिनों के बाद उस स्टूडेंट ने टीचर को कॉल की, सर कैसे हो आप, क्या कर रहे हो सर? वो पेपर चेक कर रहा हूँ आप लोगों के। सर जरा वो घर में मसरूफियत थी पेपरों के दिनों में, तो सर पेपर की तैयारी नहीं हो सकी, यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है, तो सर जरा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। सर वो गिफ्ट कैसा लगा था सर मेरा आपको? है क्या खूबसूरत गिफ्ट मैंने आपको दिया, बड़ा महंगा था सर, वो बाहर से स्पेशल इंपोर्ट करवाया था। सर वो पेपर जरा पास कर दीजिएगा प्लीज। वो कहता ना भैया मैं तो ईमानदार टीचर हूँ, मैं तो आपको पास नहीं करूंगा। कहता सर देख लो। कहता भाई मैं क्या देख लूँ? कहता सर वो आते हुए गिफ्ट लेके आइएगा सर। मेरे बच्चे ये क्या है मुझे बताओ। अब वो कहेगा क्यों भैया मैं गिफ्ट वापस नहीं करूंगा? कहता सर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो मुझे तो, मैंने तो आपको गिफ्ट दिया, बदले में आपने मुझे क्या दिया? नंबर तक नहीं दे रहे सर आप, है कि पास ही कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कानून बीच में आ गया, कानून कहता है ये बेशर्मी है और किसी हद तक बेगैरती भी है। क्या आप क्या कर रहे हो, इस तरह किसी को गिफ्ट देके उससे वापस ले रहे हो, तो एक दफा गिफ्ट एक्सेप्ट हो गया, आप उसको वापस नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे एक और मसला आ गया, लोगों ने बड़े बड़े गिफ्ट देने शुरू कर दिए, गाड़ियां दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, घर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो जिन चीजों की रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो, अब ये तो नहीं कि मान लो कि आप आए, आपने कहा कि सर ये एक चॉकलेट है, मैंने कहा कि मैं खा रहा था अपने लिए, मैंने कहा कि चलो सर के लिए भी ले जाओ, तो सर मेरी तरफ से ये गिफ्ट। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या इसको हम लिखत पढ़त करें आपस में? क्या इसकी कहीं पे जाके मैं नोटरी पब्लिक के पास या इधर उधर जाके स्टैंप लगवा के रजिस्ट्रेशन कराता फिरूं? है रकबा दे दिया आपने मुझे, है? तो कहने का ये मतलब, ऐसी चीजें फिर जहां पे जिनकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो वो गिफ्ट में मिले,
वो गिफ्ट तभी मेरे बच्चे कंप्लीट होगा जब आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब रजिस्ट्रेशन होगी, गिफ्ट कंप्लीट हो गया, अब वो बंदा आपसे वापस नहीं ले सकता। अगरचे देखो गिफ्ट में एक बंदे को तो कुछ मिला, दूसरे को कुछ नहीं मिला, कानून ने कह दिया जब एक्सेप्ट कर लिया अगली पार्टी ने, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है और आपने उसको प्रॉपर लिखवा के रजिस्टर्ड भी करवा लिया हो, तो अब वो गिफ्ट वापस नहीं हो, इस बेस पे कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यहाँ पे एक बंदे को कुछ मिलेगा, दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके बावजूद बिल्कुल क्या रखूं। अच्छा देखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा था, आपस में कोई ताल्लुक होना जरूरी नहीं गिफ्ट के लिए, लेकिन जहां पे भी आपस में ताल्लुक हो, चाहे लफज वो गिफ्ट के भी बोले कि किसी ने दूसरे को गिफ्ट देने का वादा किया है, लेकिन वहां पे फिर क्या होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जहां पे ताल्लुक ना हो, तो वहां पे मेरे बच्चे याद रखना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन का कोई रौला, गिफ्ट कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन वो अगर कंप्लीटेड है तो फिर वो वापस नहीं हो, और साथ वो क्या हो, लिखवा के रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ, जहाँ पे रिक्वायर्ड हो कर ली। ये पहले लिखवाने वाली बात होती नहीं हमारे सिलेबस में, अब इन्होंने बाद में ऐड की, उन्होंने कहा कि हो हमें एक बात तो बोली गई, लोग तो बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए, उसको लिखवा के रजिस्टर्ड भी करना। कह रहा है कि गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप क्या करते हो, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, वो कैसे इमूवेबल, तो बिल्कुल घर के कागज दे दो, यानी कि दे दी, ऑनरशिप दे दी किसी को, तो मूव हो गया समझो, यानी कि ट्रांसफर हो गया, मूव ना कहें, ट्रांसफर हो गया। कह रहा है कि गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि जो बंदा वॉलंटरी अपनी मर्जी, अच्छा ये भी नहीं, ये नहीं कि किसी के कंपनी पे पिस्टल रख के कह रहे हो ये मुझे गिफ्ट दे, है? ये नहीं, इसको नहीं गिफ्ट बोल रहा, कह रहा गिफ्ट वही होगा जो गिफ्ट देने वाला अपनी मर्जी से दे, अगर उसने अपनी मर्जी से गिफ्ट नहीं दिया मेरे बच्चे, वो इस पे ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर, है? ध्यान रखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मान लो अच्छा देखिए आपकी विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन, वॉलंटरी का अर्थ देखिए, वॉलंटरी कहाँ पे होगा, जहाँ पे कॉन्सेंट फ्री होगी, कल हमने पढ़ा था ना, एक दो दिन पहले पढ़ा था कि कॉन्सेंट फ्री ही होती है अगर बीच में 5 चीजें ना, अगर उन 5 चीजों में से किसी चीज से गिफ्ट हासिल किया है, तो अगली पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं, और उसने वॉलंटरी आपको नहीं दिया, उसकी मर्जी है नहीं, मर्जी कॉन्सेंट फ्री हो तो मर्जी होती है ना मेरे से, इसका मतलब अगर ड्राया धमकाया गया हो, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखो ना, मैं इस बच्चे को कहता हूँ देखो ये मोबाइल कितना अच्छा है, तो ऐसा कर मुझे गिफ्ट दे दो, इसने क्या किया, मुझे गिफ्ट दे दिया इस चक्कर में कि सिर्फ ये मेरा उस्ताद है, अगर उस्ताद ना होता ना मैं कभी इसको ना देता। आपको लग रहा है इसकी कॉन्सेंट फ्री है, या अपनी मर्जी से दे रहा, नहीं नहीं, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, याद रखोगे इस बात में। कह रहा है एंड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ वन पर्सन, और जो दे रहा गिफ्ट को उसको क्या बोलेंगे, डोनर, किसको, टू अदर पर्सन, डोनी, एंड एक्सेप्टेड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, और डोनी ने क्या कर लिया हो, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने खुद या उसके बिहाफ पे, उसकी फैमिली, उन्होंने कहा ठीक है रख ले भैया। एनी कंप्लीटेड गिफ्ट जो एक्सेप्ट हो चुका हो, एक्चुअली मेड बिटवीन डोनर एंड डोनी, जो एक्चुअली एक्चुअली अच्छा, गिफ्ट का कोई वादा नहीं होता, याद रखना। अगर किसी बंदे ने किसी को कहा ना देख ये फलानी चीज मैं तुझे गिफ्ट कर दूंगा, और आपने सारा लिखवा लिया, सारा कुछ कर लिया, वो नहीं दे रहा गिफ्ट, ये गिफ्ट नहीं होता मेरे बच्चे, याद रखना। गिफ्ट वही है जो एक्चुअली आपको मिल गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। गिफ्ट मिलने का वादा कोई वादा नहीं होता, याद रखिए, चाहे उसके आपने जो मर्जी रिक्वायरमेंट, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो पेपर में, आप ऐसी चीजें वो ढूंढता है जहां से बच्चे फंस सकते हैं, और हम तो और करते हैं ऐसी चीजों के ऊपर, है? क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह वैसे ही इतनी ठंड माहौल में बैठे होते हैं, स्कूल से इतनी गर्मी से बच के नींद आ रही होती है सर, है? तो क्या कह रहा है, कहता है कि कंप्लीटेड गिफ्ट एक्चुअली मेड बिटवीन डोनर एंड डोनर इज वैलिड ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन। कहता है गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि उसको कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट करना है, इन राइटिंग थ्रू ए ड्यूली सॉरी थ्रू ए डीड ड्यूली रजिस्टर्ड। अच्छा, आपस में कोई भी चीज लिखकर तय कर लेना, वो डीड कहलाती है। आपस में कोई भी चीज लिखकर तय कर लो, वो क्या कहलाती है, डीड। सादा अल्फाज में लिखा हुआ एग्रीमेंट डीड कहलाता है, लिखा हुआ एग्रीमेंट डीड कहलाता है। तो कोई भी आपस में एग्रीमेंट लिख लो, वो हमेशा क्या कहलाएगा, डीड। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिफ्ट की डीड बनानी है, उसको लिख लेना है, और उसको रजिस्टर्ड करवाना है। याद रखोगे इस बात को।
अभी अभी आपने क्या पढ़ा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन सबसे पहले, और ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी हो, लिखा हुआ भी हो, रजिस्टर्ड भी हो। उसके बाद पासपोर्ट, जिस बंदे ने सबसे दी थी उसी से वादा किया जा रहा हो, और उसके बाद लिखना तो नहीं तुम्हें, ठीक हो ठीक हो। और उसके बाद टाइम बाद, जिस बंदे से आपने पैसे लेने थे लेकिन वो ड्यू डेट के अंदर आपने ना लिए, उसकी लायबिलिटी खत्म होगी। लेकिन वो बंदा दोबारा आपसे वादा कर ले सारी अमाउंट या कुछ देने का, और उससे आपने क्या करवा लेना, लिखवा लेना। और रजिस्टर कहाँ पे लिखा हुआ है, लिखवा के साइन करवाना। ये ध्यान देना छोटी छोटी चीजों के ऊपर, लिखवा के, लिखने की क्या जरूरत है, लिख रखा है उसने, अंडरलाइन कर रहा है। हालांकि बकवास पहले भी हुई थी, साथ साथ रखा करो इसको। तो क्या करना है उसको, लिखवा के साइन करा। नहीं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, प्यारे बच्चे हो आप लोग सारे, हैं? आप लोगों को बंदा डांट भी नहीं सकता यार, इस तरह डांटा थोड़ी है, बताया भाई ध्यान रखो इस चीज के ऊपर, नहीं तो एग्जामिनर ध्यान दिलवाएगा, मैं नहीं दिलवाऊंगा तो फिर वो उसको दुख होता है जब ध्यान ना जा रहा। सर हमारे उस्ताद ने क्या किया वहां पर, हमें तो बताया नहीं उसने, वहां पे तो मुझे बुरा बड़ा कह रहे होंगे ना, तो बेहतर नहीं बंदा अभी आपको मैं बुरा बड़ा कह के समझा दूं, बात तो एक ही है। देखिए उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, कंप्लीटेड गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जो डोनर ने दे दिया, डोनर ने एक्सेप्ट कर दिया, और उसको अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत थी उसकी गिफ्ट डीड बना के रजिस्टर करा लिया, देख के सादा अल्फाज में लिखवा के रजिस्टर करा लिया, डीड मतलब लिखवा लिया, तो ऐसा गिफ्ट फिर वापस नहीं हो। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा इसमें ना एक और चीज देखना, इसके यहीं पे ये 4 है ना, 5वें नंबर पे आप वहां पे अभी सिर्फ लफ्ज देख लो ताकि वो बाद में आपको दिक्कत ना हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, सिर्फ लफ्ज देख लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी 5वें नंबर पे, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बस ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी, किसी और चैप्टर में लिखी है, चैप्टर नंबर 10 में। जब चैप्टर नंबर 10 में जाएंगे तो फिर मेरे बच्चे मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिंक कर दूंगा कि याद करें कभी हमने जाके बचपन में नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, सॉरी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन पढ़े, तो उसमें ये भी ऐड कर दो। ये आगे जाके है, लेकिन आपने जब पेपर में पूछेगा एक्सेप्शन तो फिर ये भी वहां पे बताने, तो 4 ये और 5वीं ये बीच में ऐड करती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सिर्फ अभी लिखो, ये होता क्या है ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये सौखी किताबें कुछ लोगों के पास होती हैं, उनमें कुछ इस तरह की लिख रखी है, वो किताब में आप सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है। सौखी किताब नहीं लिखी, इनका बड़ापन है, कुछ किताबों में होती है इस तरह की। क्योंकि एक बच्चा मेरे पास लेकर आया था, सर ये चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, मैंने उस बच्चे को सिलेबस से निकाल दी उसने बड़ी देर की, कहता हमारे सर ने पढ़ाई भी है और ये लिखी भी है। मैंने कहा मर्जी आप पढ़ लो, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। लो बेटा अगली बात जरा देखिएगा, मिस्टर ए का ये घर है 10 करोड़ का। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी ये घर मुझसे खरीद लो 100 रुपए का। मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा भैया क्या, या मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर की कि भाई ये घर मुझे 100 रुपए का भेज दो। दोनों दोनों कर लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो। ए ने बी को ऑफर की घर 100 का ले लो, या बी ने ए को ऑफर की कि घर मुझे 100 का भेज दो, इट्स ओके। और मिस्टर ए ने जो ऑफर की थी वो बी ने एक्सेप्ट कर ली, या बी ने जो ऑफर की थी वो ए ने एक्सेप्ट कर ली। तो भैया ऑफर हुई, एक्सेप्ट हो गई, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन क्या हो गया, एग्रीमेंट। अब मुझे अगली बात आ गई, चलो फिर कंप्लीट कर लो, क्या ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल सर, तो क्या बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कुछ दिनों के बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, हुआ है भैया अब पकड़ अपना 100 रुपया और मेरा घर खाली कर। उसने कहा कि क्यों खाली करूं, भाई हमारा तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कहता ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 10 करोड़ का घर 100 रुपए में, और खुदा का खौफ करता दफा हो यहां से। अब वो कहता भैया घर तो खाली नहीं होगा, मैंने खरीदा नहीं कुछ। मिस्टर ए चला गया कोर्ट में। अब मेरे बच्चे आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, ए जीतेगा या बी जीतेगा? भाई क्या लग रहा है, ए जीतेगा या बी जीतेगा? कानून कह रहा है कि भैया मिस्टर ए दफा हो जाओ, केस जीतेगा मिस्टर बी। अब अगली बात, सर ये कैसे हो गया, ओहो सर ये देखिए सर 10 करोड़ का घर 100 रुपए में, सर ये कैसे हो सकता है? कानून कहता है कि भैया देखो, ऑफर हो, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस हो, प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, मुनासिब होना जरूरी नहीं है। हाँ जहां पे कंसिडरेशन मुनासिब ना हो, कानून कहता है मैं सिर्फ एक चीज देखूंगा कि उस पार्टी की जिसके जो कम कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर रही है उसकी कंसेंट फ्री है।
अपनी मर्जी से वो कर दिया उसने। अगर तो कॉन्सेंट फ्री थी और कॉन्सेंट फ्री ही होगी अगर बीच में 5 चीजें नहीं हो, फ्रॉड ना हुआ हो उसके साथ। क्या मिस्टर बी ने मेरे के साथ फ्रॉड किया? क्या ड्राई गया था? क्या मिस रिप्रेजेंटेशन की थी? क्या मिस्टेक हुई है? कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल वैलिड है। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कंसिडरेशन ऐड कर दी है, और जब कंसिडरेशन ऐड की जाएगी और वो कंसिडरेशन हो, मुनासिब होना जरूरी नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़े सारे अपने इदारे बेच रही है, उन्हीं अदारों में से एक अदारा स्टील मिल भी है, और गवर्नमेंट शायद उसको 1 रुपए की बेच रही है। पहले जो गवर्नमेंट की पुरानी ऑफर थी उसमें था, जो बंदा पीआईए हमसे खरीदेगा स्टील मिल, उसको हम 1 रुपए की देंगे। चलो ये कह लो $100 कह लो, चलो $1 कह लो या $100 कह लो, क्या बड़ी बहुत बड़ी अमाउंट है? स्टील मिल अरबों की एक स्टील मिल, वो कितने की है वाला? $100 की। ये ऑफर है। क्या $1 भी हो, $1 भी हो, इट्स ओके। और जो बंदा खरीदेगा, गवर्नमेंट का उससे बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, गवर्नमेंट उसको फिर वापस नहीं ले सकती, क्योंकि लॉ कहता है कंसिडरेशन का होना जरूरी है, उसका मुनासिब होना जरूरी नहीं है। तो मेरे बच्चे अल्फाज पढ़िएगा, एन एग्रीमेंट टू विच द कॉन्सेंट ऑफ द प्रोमिजर इज फ्रीली गिवन। मिस्टर एक घर देने के लिहाज से क्या था? प्रोमिजर। क्या उसकी जो कॉन्सेंट हासिल की थी प्रोमिजर की, क्या वो फ्री थी कि नहीं? फ्री थी। इज नॉट वॉइड मेयरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट। सिर्फ इस वजह से वॉइड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट कि कंसिडरेशन मुनासिब नहीं है। लॉ कहता है कंसिडरेशन मुनासिब हो या ना हो, होनी जरूरी, मुनासिब होना जरूरी नहीं है। बट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट। हाँ, कोर्ट सिर्फ ये हैरान होगा थोड़ा, ओए 10 करोड़ का घर 100 का दिया है, या अब देखेगा तेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हुआ, तुझे ड्राई दम गया तो नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हुआ हो, मिस्टेक हुई हो, मिस रिप्रेजेंटेशन। कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कहता दफा हो जाएगा सिर्फ। ओ यार, ड्रंकर कुछ वो कुछ और मामला था, इसका मतलब वो तो उस वक्त कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट ही नहीं था, जब उस वक्त उसने पी रखी थी, उसको समझ ही नहीं आ रही, फिर भी कर सकता है, साबित करते कोर्ट में कि मैं उस वक्त पी के बैठा हुआ था, इट्स ओके। वो कुछ और मामला है, हम सिर्फ फ्री कॉन्सेंट को कह रहे हैं। वो पार्टीज की कंपिटेंस को बीच में नहीं लेकर आ रहा, वो बाकी फैक्टर उस बेस पे कर रहा था, तो देख लो, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं ना, समझो। वो तो इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, हम कह रहे हैं कि वो खत्म करना चाह रहा है, हम कहेंगे खत्म हो सकता है, अवॉइडेबल हो सकता है, अगर वो उसकी कॉन्सेंट फ्री ना हो। साबित कर देना उसको, इट्स ओके, अगर साबित होगी तो ठीक है। द कोर्ट इज डिटर्मिनिंग द क्वेश्चन वेदर, ये भी मैं बताऊंगा, इस एग्जांपल को याद रखना है, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे ना मिस्टेक चैप्टर नंबर 4 के अंदर, फिर आपने याद करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे मिस्टेक क्या हुई थी। मिस्टर, चलो मैं अभी बताऊं, मिस्टर ए को लग रहा था 100 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो ऐसी मिस्टेक, मेरे बच्चे इस मिस्टेक को लॉ फिर मिस्टेक ही समझता है, कह रहा फिर भुगतो दो, अगर तुम्हें लग रहा 100 रुपया बहुत अमाउंट थी, मिल गया ना, चल जैसी का। यार ये ऐसी मिस्टेक भी होती है, ये पढ़ मैं बताऊंगा वहां पे जाकर। तो बेटा यहाँ तक आप बस उसको पढ़ के आइएगा, मेरा ख्याल है कि हमारी किताब क्लास कितने बजे तक है बोला? चलो 2-4 हो गए, तो इंशाल्लाह अब हमारी क्लासेस दोबारा रिज्यूम होंगी 24 से, 24 ही है ना उसमें, मंडे जो भी, इस मंडे से अगला मंडे जो भी आएगा, इंशाल्लाह हमारी क्लास शुरू होगी, और ये हम दोबारा उसको आधे पौने घंटे में रिवाइज कर लेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जो चैप्टर पहला आपने पढ़ा उसके आप खुद से भी 5 पेपर करने की कोशिश कीजिए, उसकी असाइनमेंट, इसकी असाइनमेंट भी मैं कोशिश करूँगी इसको शेयर करवा दूंगा, उसको एक दफ़ा बस वैसे रीड कर लीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, जो मर्जी हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाले मामला रखें, हम इसको अगस्त के फर्स्ट वीक में हर सूरत सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उससे आगे नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, मार्क्स टोटल बताइएगा, टोटल मार्क्स टोटल कितना? नंबर भी बताते जाइएगा। नंबर कितने हैं? और एमसीक्यूज में याद रखना कि मैक्सिमम 3 नंबर, 2 से 3 नंबर खोने के चांसेस हैं आपके पास, जितने का पेपर हो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर कम। वो खोनी, वो 70% तक आ जाए, इट्स ओके, टेस्ट में 70% तक आए तो फिर ओके, एटलीस्ट सब्जेक्शन। नहीं बेटा, इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये थोड़ा सा रह गया था उसका, लेकिन हम इसको ऐसे फड़काएंगे नहीं, हालांकि मैक्सिमम 15 से 20 मिनट और लगने से, लेकिन कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरे बच्चे 24 को।
कोई क्वेश्चन हुआ इन दिनों में, पढ़ रहे होंगे ना, बड़ी मेहनत कर रहे होंगे, क्वेश्चन होगा ना तो पूछ लीजिएगा। पोर्टल आप सब लोगों के पास, अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लोगे आगे चल लोगे तो बड़ी बात है। जी बेटा, बेटा ये देना क्वेश्चन नंबर मेरे मुदस्सर एग्रीज टू पे नासर ₹1 लाख एंड इन कंसिडरेशन नासर एग्री टू राइट फॉर हिम टू। अच्छा ये ना ये चीजें कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़े से ना पहले पूछ लिया आपसे, ताकि जरा होता ना कि आपको जरा थोड़ा सा वो जरा अकल इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए, हैं? तो सिर्फ एम ही कॉमन सेंस कुछ चीज। तो मेरे बच्चे ये अभी आज हमने पढ़ा है कि ये क्या पढ़ा जहाँ पे ये कंसिडरेशन हम डिस्कस कर रहे थे, और हाँ और नहीं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन का जो टॉपिक पढ़ रहे थे आखिरी एसेंशियल क्या था बता? कंसिडरेशन रियल ना हो, यानी कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ये था ना मेरे बच्चे। अब वो क्या कह रहा है कि कितने अरसे कितने टाइम में कहता है कि फॉर हिम 2 स्टोरीज फॉर मूवीज विद इन 3 आवर्स, यानी कि फिल्मों की 2 स्टोरियां 3 घंटों में लिख रही हैं। और नहीं इम्पॉसिबल है, और यार तू इम्पॉसिबल ही कहना है, तू लिख देगा भाई, तू लिख सकना है सैयद नूर, मूवीज की स्टोरीज महीनों लगते हैं उसकी स्टोरी लिखने में। पॉसिबल कह रहा है, हाँ इम्पॉसिबल है, हाँ वो कह रहा है। तो लफज जरा पॉसिबल ही सुन रहा है हमें, इम्पॉसिबल है सर, पॉसिबल है सर, अब मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ इन साइलेंट बोल रहा है, नहीं बोला उसने सही है, थैंक यू माजरत। दूसरा कौन सा कहता है कि जाहिद प्रॉमिस यास्मीन टू गिव ए डायमंड रिंग एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, जाहिद फेल टू गिव द रिंग, कैन यास्मीन क्लेम द रिंग? क्यों? हाँ सोशल एग्रीमेंट से, तो क्या ये गलत किया उन्होंने? अच्छा देखो, जो ऑप्शन बात कर, अगर ऑप्शन उस तरह का ना हो जो हमने पढ़ा हो, तो जो अवेलेबल हो उनमें से बेस्ट चूज करना होता है। अब देखो सबसे पहले कहता है कि यास्मीन कैन क्लेम द डायमंड रिंग बिकॉज इट्स ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, इसको तो खत्म कर दो। यास्मीन कांट क्लेम द डायमंड रिंग बिकॉज इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट, वो भी नहीं है। कहता है कि यास्मीन कांट क्लेम द डायमंड रिंग बिकॉज इट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी नहीं। तो यास्मीन कांट क्लेम द डायमंड रिंग बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी थोड़ा सा मुनासिब। कौन सी कंसिडरेशन है? वो तो रिंग दे रहा है, बदले में उसको तो कुछ नहीं मिल रहा, उसने तो डायमंड रिंग दी है ना, उसको क्या है, तो पेमेंट करी है उसने। तो ये उस लिहाज से मेरे बच्चे जितना लिख रखा है उस लिहाज से इतना वैलिड है। या लाइक कंसिडरेशन के बाद सवाल आना चाहिए था, थोड़ा सा पहले आ गया। कोई और सवाल? जी जी बेटा। तो कंडीशन ऐड करी जा सकती है उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन ऐड हो सकती है। हाँ मुझे वो सवाल मुझे पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे। वो टेस्ट पहले मिल गया वो आपको इस तरह का? उसकी मेरे बच्चे तस्वीर लेके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको वॉइस मैसेज। तो यार ऐसा कर लो, अभी ना 10 मिनट ऊपर हो गए, मुझे ना इसको सेंड कर दो। ईद के बाद भी मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये सवाल सेंड कर देना कोई बच्चा, मैं सूफी को इसका रिप्लाई सेंड कर दूंगा और सूफी ग्रुप में शेयर कर देगा, क्योंकि वो जो बच्चे बेचारे बाहर खड़े हुए हैं